हेलो गाइस। तो आज हम बात आगे कंटिन्यू करेंगे विद एन हेडिंग अडेप्टेशंस। देखिए, अब अडेप्टेशंस क्या होती है। देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों से जो बात की थी इसमें हम पढ़ रहे थे कि कैसे अगर जो आपकी जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस हैं अगर वो चेंज हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग के वो मैनेज करते हैं। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे। तो अब हमने बोला था कि वो या तो अपना बिहेवियरल चेंजेस शो करते हैं, ठीक है, या तो वो क्या चेंजेस शो कर रहे हैं, अपना बिहेवियरल चेंजेस शो कर रहे हैं या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस शो कर रहे हैं। यही हमने बोला था। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब बिहेवियरल में मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था किस तरीके से वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है ना, दूसरे जगहों पे ये माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये सब हमने बोला था, ये बिहेवियरल चेंजेस हो गए। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे मैंने आपको बताया था ह्यूमंस में कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है, मतलब उनकी ह्यूमन की फिजियोलॉजी में, उसकी बॉडी में कैसे चेंजेस होते हैं। कि हमने देखा था कि ना, आप अगर सर्दी है तो हम शिवर करेंगे, गर्मी है तो हम स्वेट करेंगे। तो ये जो सारे हम रिस्पॉन्सेज जिनकी हमने बात की है, दीज ऑल रिस्पॉन्सेज जिसके बारे में हमने बात की, ये दीज आर एक्चुअली अडेप्टेशंस। ये क्या है, असल में अडेप्टेशंस हैं। ठीक है, जितने भी ये बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज की बात की है मैंने, फिजियोलॉजिकल मैंने ना रिस्पॉन्सेज की बात की, या चेंजेस की बात की, ये अल्टीमेटली क्या है, अडेप्टेशंस हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, आप क्या कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्गेनिज्म का जो कि किसी में मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, किसी में फिजियोलॉजिकल हो सकता है, किसी में बिहेवियर हो सकता है। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग लेवल पे आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकता है। मतलब देखिए, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जैसे मान लीजिए कुछ लोग, कुछ जो प्लांट्स वगैरह हैं या कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं अपने प्रेडेटर से बचने के लिए क्या करते हैं, अपना रंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर वो अपना रंग चेंज कर लेंगे तो जहाँ जैसे हैं तो वैसे आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, रंग चेंज कर लेंगे तो जिस भी एनवायरनमेंट में हैं उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो देखिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है इनके पास। ठीक है, किससे बचने के लिए, जो भी उनकी ना अनफेवरेबल इन्वायरमेंट या जो भी कंडीशंस ऐसी है ना, उस स्ट्रेस से बचने के लिए। कुछ में फिजियोलॉजिकल, जैसे मैंने कल ह्यूमंस का एग्जांपल आप लोग को दिया था। कुछ में बिहेवियरल देखने को मिलेगा, जैसे कैसे कि माइग्रेशन कर लेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, तो ये उनका बिहेवियरल चेंजेस आ गए। इस तरीके से अलग अलग तरह के चेंजेस। तो अडेप्टेशंस क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो कि दैट enables the organism to survive and reproduce in its habitat। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एन ऑर्गेनिज्म के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ये अल्टीमेटली उसको क्या हेल्प करते हैं। हम बोलते हैं ना, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर जाता है तो अडेप्ट क्या कर जाता है, अडेप्ट करने का मतलब ये है कि वो उस तरीके से अपने आप को चेंज कर लेता है जिससे कि वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, जिंदा रह पाए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो क्या रहेगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो जिंदा रहे। ठीक है, तो सर्वाइव करने के लिए ये उनके लिए हेल्प करेंगे। प्लस वो फिर अब सर्वाइव करने के बाद क्या है ना, सर्वाइव करना मतलब उसको फूड वगैरह प्रॉपर मिलता रहे, प्रॉपर उसका चलता रहे सारा काम। सेकेंडली वो अपना रिप्रोड्यूस करके आगे अपनी स्पीशीज आगे कंटिन्यू करें। तो ये मेन रोल है ना, जो रोल है, या आप ये कह सकते हैं कि ये मेन एम होता है अडेप्ट करने का। तो दीज आर अडेप्टेशंस, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जो कि अलग अलग तरह की होती है, दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, ताकि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए अपने हैबिटेट के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अब देखिए, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कंगारू रेड की। ठीक है, कंगारू रेड। अब कंगारू रेड कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्थन अमेरिका के, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके डेजर्ट में देखने को मिलता है। जो नॉर्थ अमेरिका है उसके डेजर्ट में एक स्पेशल रेड देखने को मिलता है, विच इज़ कंगारू रेड। ये क्या करता है, अब देखिए, अगर मान लीजिए, अब क्योंकि डेजर्ट में रहता है तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है, कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर ना के बराबर होता है, एकदम नील के बराबर होता है, पानी ज़्यादा इनको नहीं मिल पाता कहीं से। तो ये क्या करते हैं, तो ये अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, ये करते हैं इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ये क्या करते हैं, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। मतलब क्या, मतलब ये कि जो उनके अंदर का जो फैट है उसको ये ऑक्सीडाइज करते हैं। उससे क्या होता है, उससे वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना वेस्ट मटेरियल्स, तो वाटर यहाँ पे एज अ वेस्ट मटेरियल की तरह निकलता है जिसको ये यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग है ना वाटर की अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी जो कमी है वो पूरी करते हैं। इसके अलावा वो लोग एक चीज़ और करते हैं कि वो मिनिमल वाटर लॉस करते हैं, मिनिमल वाटर लॉस। देखिए, ये किस तरीके से, देखिए अपने बॉडी में जब भी अपन ना कोई भी फूड लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन उसका पूरा डाइजेशन होता है, उसका अब्जॉर्प्शन होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर उसका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो जो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं ना,
ठीक है ना। वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको भी अल्टीमेटली है ना किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उनको भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ताकि वो बॉडी से बाहर जा पाएँ। तो इसमें भी वो क्या करते हैं, ये मिनिमल कर देते हैं वाटर का लॉस को, ठीक है, क्योंकि जो वाटर यूज़ हो रहा है ना इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में, उसको कम कर देते हैं। कम से कम वाटर यूज़ होता है। अब अगर वाटर कम से कम यूज़ होगा तो क्या करेंगे, जो यूरिन है उसको कर देंगे कंसनट्रेट, ठीक है। जो यूरिन निकलता है वो भी वाटर के फॉर्म में ही निकलता है, ठीक है। तो उस यूरिन को ये कंसनट्रेट कर देते हैं। तो जो भी आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसमें आप देख रहे हैं पानी कम से कम निकलेगा, पानी कम से कम निकलेगा तो अपने आप इनका वाटर लॉस कम हो जाएगा। तो दो चीज़ें करते हैं जो कंगारू रैट है, जो नॉर्थ अमेरिका का डिजर्ट में जो रहता है। एक तो वो क्या करता है, अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे मेंटेन करता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से। जो फैट है उसको ऑक्सीडाइज करता है, उससे क्या बनता है, वाटर बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। वाटर बाई प्रोडक्ट बनता है, उसका ये यूटिलाइज कर लेता है। सेकेंडली वो क्या करता है, वाटर लॉस को बहुत कम कर देता है। कैसे, यूरिन को कंसनट्रेट करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में लास्ट ईयर आप लोग पढ़ के आए होंगे कि जब यूरिन जो है वो कंसनट्रेट मतलब कि वाटर यहाँ पे कम से कम, ठीक है, वाटर कम से कम एक्सक्रीट होता है, वाटर कम से कम एक्सक्रीट होता है, इसका मतलब हो गया कंसनट्रेट करना, ठीक है, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाकी जो सब्सटेंसेस है वो जाएँ, ठीक है, और वाटर ना जाए। इसको बोलते हैं वाटर को कंसनट्रेट बनाए रखना, ठीक है। तो ये जो है ये किस में होता है, ये आप देख सकते हैं डिज़र्ट रैट के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे डिज़र्ट प्लांट्स की, ठीक है, जो डिज़र्ट प्लांट्स होते हैं, अब उनके अंदर वो लोग क्या सिस्टम करते हैं, मतलब ये कुल मिला के कल जो मैंने आपको बताया था, जो मैं 2 दिन से आपके 2 लेक्चर से मैं बता रहा था, वो एक तरीके की अडेप्टेशंस ही थी, ठीक है ना। बस हमने उनको एक रिस्पॉन्स के नाम दिया था। हमने जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जा रहे हैं उनके बारे में, तो मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ कि हाँ ये एक तरीके की अडेप्टेशंस ही थी। जैसे कि डिज़र्ट प्लांट्स के बारे में बात करूँ तो देखिए उनके अंदर क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है, उनके जो लीफ है, ठीक है, ऑन देयर लीफ सरफेस, उनकी लीफ सरफेस पे क्या देखने को मिलेगा आपको, एक थिक क्यूटिकल मिलेगा। अब ये थिक क्यूटिकल का क्या मतलब है, एकदम जो आप जैसे देखिए ये जो इनकी जो लीव्स होती है वो बिल्कुल एकदम एक तो पतली सी होती है और बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्टेड होती है। थिक क्यूटिकल का यहाँ पे क्या रोल है, देखिए थिक क्यूटिकल हो गया एंड संकन स्टोमेटा हो गया। देखिए सबसे पहले तो थिक क्यूटिकल से प्रोटेक्ट करती है वो प्लांट को, ठीक है, जो लीफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। क्यूटिकल जो है एक लेयर होती है जो कि लीफ को प्रोटेक्ट करती है। अब स्टोमेटा कैसे होते हैं, छुपे हुए दबे हुए स्टोमेटा होते हैं। दबे हुए होने से क्या फ़ायदा होगा कि रिड्यूस दी ट्रांसपिरेशन। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस, ठीक है। वाटर का जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है थ्रू दी स्टोमेटा। तो अगर जो आपके स्टोमेटा हैं, ठीक है, अगर वो दबे हुए हैं, अगर वो छुपे हुए होंगे तो कम से कम वाटर का लॉस होगा, ठीक है, कम से कम ये ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है ना, और लीव्स कम से कम वाटर का लॉस होगा, ठीक है। प्लस इनके साथ और क्या होता है, इनके पास एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है, एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे देखने को मिलेगा। आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, स्कैम पाथवे 11th क्लास में आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, एक C3 प्लांट्स, एक C4 प्लांट्स और एक कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स होते हैं उनका एक बहुत ही यूनिक फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है। यूनिक इस तरीके से कि उनके जो स्टोमेटा होते हैं दैट रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय उनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। अब आप देखिए दिन के समय स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो एक टाइम पे ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ठीक है। स्टोमेटा अगर बंद रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं सकता, मतलब वाटर लॉस नहीं होगा, तो ये वाटर की बचत हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना, वाटर वेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो ये स्पेशल फीचर होता है कैम प्लांट्स का। ये आप लोग 11th में पढ़ के आ चुके होंगे कि वहाँ पे दिन के अंदर वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है वो अल्टीमेटली कब होता है, रात के टाइम पे होता है। वहाँ पे जो स्टोमेटा खुलते हैं वो रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये चीज़ हो गई, प्लस उनके अंदर मैंने क्या बोला, संकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, ये हेल्प करते हैं उनको सर्वाइव करने में, और इस तरीके से ही वो लोग अपना पूरी ज़िंदगी मेंटेन करके रखते हैं और ऐसे ही वो ग्रो करते हैं, क्योंकि डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है। तो ये अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल डेजर्ट के बताए, एक तो कंगारू रेट का और एक मैंने आपको बताया डेजर्ट प्लांट्स का, ठीक है। अब जैसे कुछ डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए ओपनशिया, ये एक डेजर्ट प्लांट है, ठीक है। इसके अंदर तो कोई लीव्स ही नहीं होती, ठीक है। जो नॉर्मल लीव्स आप बोलते हैं ना, जो हम बात कर रहे हैं, ये अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल लीव्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, ठीक है। किस में रिड्यूस होती है, दीज आर रिड्यूस टू स्पाइंस,
ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने अभी बोला ओपनशिया के अंदर स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती है उनकी जो लीव्स होती है, ठीक है। और अब उनका प्लस अब क्योंकि उनकी लीव्स नहीं है, देखिए हम भी जानते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है वो क्या होती है, लीव्स होती है, फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में। अब यहाँ पे क्योंकि लीव्स ही नहीं है, वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई, तो जो फोटोसिंथेटिक का जो ये आपका जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, ये कौन करता है। अब आपका जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है दैट इज टेकन ओवर बाय फ्लैटेंड स्टेम्स, जो एकदम फ्लैट जो आपकी स्टेम्स होती है, जो ओपनशिया प्लांट की जो स्टेम्स होती है वो फिर यहाँ पे फोटोसिंथेटिक का फंक्शन करती है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू देख रहे हैं आप, जिस तरीके से इन्वायरमेंट है, जिस तरीके से नीड है, जो है प्लांट अपना अडेप्ट कर रहा है। हम जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि लीव्स आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, पर इसमें आपने देखा कि यहाँ पे स्टेम्स फोटोसिंथेसिस कर रही है क्योंकि लीव्स रिड्यूस हो गई टू द स्पाइंस। तो इस अकॉर्डिंग प्लांट्स, एनिमल्स, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसकी कंडीशन अनफेवरेबल होती है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंट वो अडेप्ट करता है, एडजस्ट करता है। मतलब आप अडेप्ट को ही बोल सकते हैं कि एक तरीके से एडजस्ट करता है वो, ठीक है। तो ये एक बात आ गई, ठीक है। अब जैसे कि मैमल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल्स मिलेंगे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल से ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को मेंटेन करते हैं। भाई सब मैमल्स जैसे नहीं होते हैं कि उनके पास इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है, सब अपने अलग अलग तरीके, कुछ मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर शो करते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल करते हैं, कुछ अपना बिहेवियरल करते हैं, ठीक है। हमने इनको कुछ हेडिंग्स में पढ़ाई था 2 दिन से, पर आज जो हम पढ़ रहे हैं इनको हम अंडर द हेडिंग अडेप्टेशंस के अंदर हम देखते जा रहे हैं इनको, ठीक है। अब देखिए जैसे मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स जो कि कोल्डर क्लाइमेट्स में होते हैं, ठीक है, जो कि एकदम जो पोलर रीजन्स में होते हैं, इन जगहों पे जो मैमल्स होते हैं उनके, अगर आप इनका एक रूल होता है कि उनके जो ईयर होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, और जो लिम्स, ठीक है, उनके जो हाथ पैर होते हैं और उनके जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। क्यों? टू मिनिमाइज दी हीट लॉस, ठीक है। कम से कम मैंने आप लोग को बताया था कि हीट है ना लॉस हो जाती है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। हीट लॉस जो होती है इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि इनकी यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टर ईयर और लिम्स, क्योंकि अगर छोटे कान होंगे और हाथ पैर छोटे होंगे तो जो हीट लॉस होगी वो कम होगी, इसीलिए, ठीक है। और इसको बोलते हैं एलेंस रूल, दिस इज नोन एज एलेंस रूल। क्या है एलेंस रूल? कहता है एलेंस रूल ये कहता है कि जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट से बिलोंग करते हैं, उनके शॉर्टर ईयर और लिम्स, उनके जो ईयर और लिम्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं ताकि वो हीट लॉस को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। अब पोलर सी के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो एकदम ठंडी, जहाँ पे एकदम बर्फीली जो वहाँ पे है ना सी होती है, वहाँ पे जो एक्वेटिक मैमल्स रहते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक मैमल्स रहते हैं जैसे कि सील्स, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, सील जो होता है एक एक्वेटिक मैमल है, ठीक है। अब वो कैसे सर्वाइव करती है, उसके अंदर क्या होता है, एक थिक लेयर ऑफ फैट देखने को मिलती है आपको, थिक लेयर ऑफ फैट, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लबर, ठीक है। क्या होता है, देखिए आप भी जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है, देखिए आप जैसे ये सील है, सबसे बाहर तो क्या होगी, उनकी स्किन आएगी, स्किन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब आप ये कह सकते हैं बिलो दी स्किन, ठीक है, स्किन के नीचे क्या मिलेगी, एक थिक लेयर ऑफ फैट, एक फैट की लेयर देखने को मिलेगी। ये जो होती है अल्टीमेटली, ये जो लेयर होती है ये क्या करती है, एक्ट एज एन इंसुलेटर, ये लेयर जो है ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। एंड रिड्यूसेस दी लॉस ऑफ बॉडी हीट, ठीक है। इंसुलेटर आप लोग जानते हैं, इंसुलेटर क्या होता है, कि कंडक्टर तो हम जानते हैं जिससे कि आराम से हीट वगैरह जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, इंसुलेटर से हीट पास नहीं होती। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि देखिए ये मान लीजिए कि स्किन है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्किन है, और उस स्किन के अंदर मान लीजिए ये एक लेयर आ गई आपके पास एक फैट की, ठीक है, ये देखिए ये एक फैट की लेयर आ गई। अब अगर एक फैट की ऐसी लेयर आ गई तो जो भी बॉडी की जो हीट है, ठीक है, ये बाहर नहीं जा पाएगी, तो इससे हम ये क्या कह सकते हैं कि जो हीट का जो लॉस हो रहा है वो कम से कम हो जाएगा। तो ये किस में देखने को मिलता है, जो एक्वेटिक मैमल्स जो कि पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं ना, उनके अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो कुछ जो है ना ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स क्या पोजेस करते हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, ठीक है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। अभी मैं आप लोगों को अलग अलग तरह के अडेप्टेशंस बता रहा हूँ, तो अब उसमें मैं बता रहा हूँ कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस देखने को मिलती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अडेप्टेशन क्यों मिलेगी, अगर कोई आपके पास अलग ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि स्ट्रेसफुल है या नॉर्मल से अलग है, तभी अडेप्ट करेगा ऑर्गेनिज्म। जैसे अपन ह्यूमन्स की बात करते हैं, उनमें एक स्पेसिफिक है ना आपको चीज़ देखने को मिलती है, एल्टीट्यूड सिकनेस,
ठीक है, आप लोग कभी किसी हिली एरिया में गए हो, जैसे आप लोग मनाली साइड गए हो, रोहतांग कभी आप लोग गए हो, तो वो एक हाइट पे है, ठीक है ना। तो उस अगर आप गाड़ी से सफ़र किया हो या आपने या किसी और मीडियम से, ठीक है, तो आप जब वहाँ जाते हैं इतना ऊंचाई पे, तो क्या होता है, कुछ लोगों को, सबको नहीं पर हाँ कुछ लोगों को एक कुछ अलग अलग अजीब से सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं उनको नोजिया, ठीक है, ऐसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग लग जाती है। होता है कई लोगों को, जैसे गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, अगर मान लीजिए किसी हिली एरिया पे जा रहे हैं, तो अजीब से वॉमिटिंग से आने लग जाती हैं, चक्कर से आने लग जाते हैं, फटीग, ठीक है, एकदम से कुछ थकान सी महसूस होने लग जाती है। इसके अलावा हार्ट पैल्पिटेशंस होने लग जाते हैं, मतलब जो उनकी हार्ट बीट है वो नॉर्मल नहीं रहती है, ठीक है, हार्ट दिल कभी तेज़ी से धड़कता है, कभी धीरे से धड़कता है, मतलब बहुत बेचैनी सी होने लग जाती है। तो ये सब क्या है, दिस इज़ एल्टीट्यूड सिकनेस। मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस क्यों, क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे बीमार से लगने लग जाते हैं। वो इन जनरल ठीक है, अगर आप उनको नॉर्मली वापस से अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में ले आओगे वो ठीक हो जाएंगे। कुछ देर के लिए ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे, ये जो आपका इतना हाई एल्टीट्यूड है उस पर होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होते चले जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, जितना आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, हाइट में, उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा तो बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, बॉडी को इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, जैसे जैसे आप ऊपर गए, ठीक है, आज जो बॉडी है उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो कुछ एल्टीट्यूड सिकनेस देखने को मिलेगी, जिसमें आपके कुछ सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स किस तरीके के हैं, लाइक नोजिया हो गया, ठीक है, फटीग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हार्ट पैल्पिटेशंस हो गया, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हेडेक हो गया, डिजीनेस आने लग जाएगी, ठीक है, चक्कर से आने लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया, जो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होते चले जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा रहता है, ये काफ़ी कम देर के लिए होता है। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये सब सही हो जाता है। क्यों, द बॉडी गेट्स एक्लीमेटाइज्ड, द बॉडी गेट्स एक्लीमेटाइज्ड, बॉडी जो होती है वो बिल्कुल उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाती है, एक्लीमेटाइज कर जाती है बॉडी, ठीक है, एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग सच थिंग्स, ठीक है, एंड स्टॉप करते हैं एक्सपीरियंसिंग दिस, ठीक है। देख रहे हैं, मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ टाइम बाद अपनी बॉडी जो होती है वो एक्लीमेटाइज हो जाती है, वो बिल्कुल एडजस्ट कर लेती है और ये सब चीज़ें देखना बंद हो जाती है। तो बॉडी ऐसा क्या करती है, मतलब अपनी बॉडी में कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म होता होगा ना। तो अपनी बॉडी में देखिए होता क्या है, बॉडी क्या करती है, अब क्योंकि मैंने बोला ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, तो हम उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा से चाहिए। तो बॉडी कंपेंसेट कैसे करती है, देखिए बॉडी कंपेंसेट कैसे करती है इस लो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को। देखो, जो लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को बॉडी कंपेंसेट कैसे करती है, ये क्या करती है, इंक्रीजिंग दी आरबीसी प्रोडक्शन। देखिए, आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन किससे बाइंड करती है, आरबीसी से। अब मैं बोल रहा हूँ आपके पास मान लीजिए ऑक्सीजन कम है, ठीक है, तो आरबीसी का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आरबीसी मिलने लग जाएगी। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे देखिए इसमें एल्वियोलाई में आपके पास कितने हैं, 48 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 48 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। और मान लीजिए आपके पास आए कितने, 12 आरबीसी, ठीक है, 12 आरबीसी आए, ठीक है। अब आप जानते हैं एक आरबीसी से टोटल, मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो एक हीमोग्लोबिन में आप जानते हैं 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे मान लीजिए ये तो नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है, 12 आरबीसी है, मान लीजिए हर एक ने 4 ऑक्सीजन उठाई, हर आरबीसी को कितने मिल गए, यहाँ पे मान लीजिए 4 ऑक्सीजन मिल गए, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने क्या किया, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब अगर हमने आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो अब यहाँ पे इसी 48 ऑक्सीजन को लेने के लिए कितने हैं, 12 से मान लीजिए 16 आरबीसी आ गए, ठीक है। अब ऑब्वियसली हर आरबीसी को कम मिलेगी ऑक्सीजन, पर आरबीसी ज़्यादा हो गए तो ये फिर ज़्यादा जगह पे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो आपको हार्ट को, ठीक है, आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ठीक है, तो कुछ आरबीसी उधर लेके चले जाएंगे। फिर जिन ऑर्गन्स में कम डिमांड होती है, ठीक है, उनको कुछ आरबीसी वहाँ ले जाएंगे तो उनको कम मिल जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी कैसे कंपेंसेट कर रही है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। फिर डिक्रीज दी बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, या फिर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल टोटल 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो ये क्या बोलता है, जब एल्टीट्यूड सिकनेस होती है तब क्या होता है कि भाई वो बोलता है कि तुम 4 से मत बाइंड करो, तुम मान लो 2 से ही बाइंड करो। तो अब यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन 2 ऑक्सीजन से ही बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो अब आप सोचिए, आरबीसी मैंने बढ़ा दिया और एक हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम कर दी, ठीक है। ऑब्वियसली आपको लग रहा हो कि यार ये तो सब हमने कम कर दिया, पर आप ये सोचिए ना कि अब जहाँ 12 आरबीसी
पहले मान लीजिए 12 आरबीसी लेके जा रहे थे 48 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, अब ऐसा हो सकता है 24 आरबीसी ले जाएंगे आपके इसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, बल्कि ये भी कम हो गया, हम मान लीजिए अब 40 बचे, 40 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कितने लेके जा रहे हैं, 24 आरबीसी लेके जा रहे हैं। तो देख रहे हैं ऑक्सीजन कम हो गई पर आरबीसी कंटेंट बढ़ गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आई हमको, क्योंकि हमारे पास कितने थे स्टार्टिंग में 12 आरबीसी थे, ठीक है, और ये 48 से 40 हो गया था, ठीक है भाई। ये तो मैं जो बता रहा हूँ ये मान लीजिए आपके नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, आरबीसी 12 और 48 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेके जा रहे हैं। जैसे आप ऊपर जाते गए ऑक्सीजन लेवल कम होता गया, और आरबीसी एक बार तो उतने ही रहेंगे तो इतना, लेकिन फिर हमारी बॉडी कुछ मैकेनिज्म करेगी, कुछ अडेप्टेशंस करेगी, तो वो क्या करेगी, आरबीसी का लेवल बढ़ाएगी। भाई ऑक्सीजन तो बढ़ा नहीं सकती, ऑक्सीजन तो उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि जितनी हवा में ऑक्सीजन होगी उतनी होगी, पर आरबीसी लेवल बढ़ा सकते हैं। आरबीसी लेवल बढ़ाने से ये फ़ायदा हुआ कि जैसे मान लीजिए पहले, अब मान लीजिए 5 आरबीसी जा रहे थे ब्रेन की तरफ, ठीक है, मान लीजिए 5 आरबीसी जा रहे थे ब्रेन की तरफ और 5 आरबीसी जा रहे थे हार्ट की तरफ, मान लीजिए, तो अब 5 की जगह वहाँ 10 जाएंगे, इस साइड भी 10 जाएंगे, भले ही उनके पास ऑक्सीजन कम है, पर आप देखिए आरबीसी भी तो ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसलिए वो अपनी नीड वहाँ पे पूरी कर लेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि वो जो है टाइम के साथ सही हो जाए। तो फिर इसीलिए आप देखते हैं कि थोड़ी टाइम पर तो सब दिक्कत आती है, एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, पर एक समय बाद ये सब खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली जो पेशेंट है, जो पर्सन जो भी है, वो एक्लीमेटाइज कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीजेज द ब्रीथिंग रेट, ऑब्वियसली बात है, हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अंदर ले सकें, तो ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगी। तो ये 3 चीज़ें होती है जो कि बॉडी यूज़ करती है टू कंपेंसेशन। क्या, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की वो कम कर देती है, और ब्रीथिंग रेट बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ सके, ठीक है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल आप कह सकते हैं, ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, ठीक है। ये हम जैसे हमारे ना जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी के जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे।